नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वेंकटेश्वर शरणार्थी दीक्षा कार्यक्रम के तहत यदि लक्ष्मी आश्रम देवगिरी महाराज के नेतृत्व वाली पदयात्रा बीदर पहुंची। डॉक्टर जी का कहना है कि शीर्ष अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि कर्नाटक के मंत्री लोकसभा चुनाव में असफल होते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार से कर्नाटक में मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया। ईडी गठबंधन की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे बने अध्यक्ष, ममता से चर्चा के बाद होगा संयोजक का ऐलान। बैन के बावजूद मकर संक्रांति पर होती है मुर्गों की लड़ाई, पशु कल्याण बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। अब समाचार विस्तार से। वेंकटेश्वर शरणार्थी दीक्षा कार्यक्रम के तहत यदि लक्ष्मी आश्रम देवगिरी महाराज के नेतृत्व में तेलंगाना के मुंगी से पदयात्रा निकालकर भक्तों को दीक्षा देते हुए कल बीदर शहर के नरसिंह झरना देवस्थान पहुंचकर समाप्त हुई। बताया जाता है कि यह कार्यक्रम पिछले 18 सालों से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। हर वर्ष बीदर के नरसिंह झरना देवस्थान को 12 जनवरी को पहुंचकर 13 जनवरी को समाप्त होती आई है। इसके तहत कल रात यह यात्रा बीदर के नरसिंह मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। श्री आदिलक्ष्मी आश्रम मुंगी तेलंगाना के पीठाधिपति परम पूज्य आदरणीय श्री देवगिरी महाराज के नेतृत्व में मुंगी आश्रम से लेकर के बीदर के श्री क्षेत्र नरसिंह झरनी देवस्थान को मालधारियों से श्री 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 वेंकटेश्वर दीक्षा समारोह मालधारणा कार्यक्रम ये इस वर्ष में 18 साल पूरे करके महाराज के दिव्य आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में पिछले 18 साल से ये कार्यक्रम बहुत ही यशस्वीपूर्ण चला आ रहा है। आज आदिलक्ष्मी मंदिर का हमारे परम पूज्य महाराज श्री आदरणीय सम्मान्य श्री देवगिरी महाराज आदिलक्ष्मी मंदिर, ये महाराज जो है आज 15-16 साल से 18 साल से हर साल आज के तारीख के दिन यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आदिलक्ष्मी देवी का पूजा, महाराज जी का पूजा और ये सब हमारे भक्तगण को सारे जो नए के जो भगवान के वासुओं और वहाँ से पाद यात्रा करके यहाँ आके ये पूजा बना के यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम करके हमारे बंजारा समाज के नहीं हिंदू समाज का संगठन कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे समाज को और ये ऐसा हर साल हो रहा है, आगे भी होएगा और हर साल महाराज का आशीर्वाद हमारे समाज के ऊपर कभी भी रहेगा। मेरा नाम है नमस्ते। श्री श्री देवगिरी महाराज के 18वां जात्रा महाउत्सव में हम हर साल हमारे पूरे समाज के बहुत बड़े पैमाने के ऊपर संख्या में आते हैं। हम हर साल अच्छा तरह से महाराज के यात्रा को उत्सव करते हुए हम लोग सब आए। हर साल मैं पिछले 15 साल से महाराज का दाशोगी का एक दिन का मैं खर्चा उठाता हूँ और महाराज का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। ऐसे कहते हुए दो बात 16 जनवरी से कलबुर्गी, यादगीर, बीदर में मानवाधिकार आयोग की बैठक की जनता की शिकायतें सुनकर मौके पर ही मामले का निस्तारण किया। मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों की पीठ ने 16 से 20 जनवरी तक कलबुर्गी, यादगीर और बीदर में बैठकें करेंगी। कल्याण कर्नाटक के जिले जनता की शिकायतें सुनेंगे और उनका मौके पर ही निपटारा करेंगे।
आयोग की पीठ 16, 17 और 20 जनवरी को कलबुर्गी जिले में, 18 जनवरी को यादगीर जिले में और 19 जनवरी को बीदर जिले में बैठक करेगी। उस दिन इन जिलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों से निपटने के बाद जनता एवं संगठनों की शिकायतों को सुनकर मौके पर ही मामलों का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे में पूर्व में आयोग में आए मामलों का निपटारा भी संबंधित जिले में ही किया जाता है। आयोग के सचिवों ने कहा कि कलबुर्गी, यादगीर और बीदर जिलों की जनता, शिकायतकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों को यदि मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत है तो वे निर्धारित तिथि पर आयोग की पीठ के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और पता लगा सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने उन मंत्रियों को बर्खास्त करने का संकेत दिया है जो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के अपने काम में विफल रहेंगे। बुधवार को बेंगलुरु में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए कर्नाटक के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में कैबिनेट फेरबदल के संकेत दिए थे। शीर्ष नेतृत्व द्वारा बुलाए गए विचार मंथन सत्र में भाग लेने के बाद दिल्ली से लौटने पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि आलाकमान ने 28 मंत्रियों को निर्देश दिया है जिन्हें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि उन्हें दिए गए कार्यों को गंभीरता से लिया जा सके। यह पूछे जाने पर कि यदि मंत्री अपने कार्य में विफल रहते हैं तो क्या सिर झुकाया जाएगा। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा आलाकमान ने भी इसी तरह की बात कही है। उन्होंने कहा अगर पार्टी के उम्मीदवार उन लोकसभा सीटों पर हार जाते हैं जहां पार्टी जीतने की क्षमता रखती है तो आलाकमान इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि संबंधित मंत्री समन्वयक से तुरंत काम नहीं किया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए देश में 5 क्लस्टर बनाए हैं और कर्नाटक, तेलंगाना और केरल जैसे राज्य पहले क्लस्टर में हैं। इस पहले समूह के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। हमें विशेष निर्देश दिए गए थे कि कैसे प्रचार करना है और उम्मीदवारों के चयन के बाद क्या कदम उठाने हैं। पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता था और इस बार उसे समन्वयक कहा गया है और वार रूम का नाम बदलकर कनेक्ट सेंटर कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार से कर्नाटक में मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया। बेंगलुरु में जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए जेडीएस सुप्रीमो ने कहा है कि तमिलनाडु द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण कर्नाटक को परियोजनाओं को लागू करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा तमिलनाडु खुशी खुशी सभी जिलों के सभी गांवों को पानी दे रहा है और वे होगेनकल से पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। कर्नाटक की गलती क्या है? हम पीने का पानी मांग रहे हैं, हमने उन्हें यही सूचित किया है। उन्होंने कहा पूर्व पीएम ने कहा है कि तमिलनाडु को सभी परियोजनाओं पर आपत्ति है। गौड़ा ने कहा है कि वह इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाते रहेंगे। उनके पास मौजूद वन्यजीव वस्तुओं को वापस करने के लिए कहा गया है जिसका कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कर्नाटक वन विभाग के मुख्य वन्यजीव वार्डन और वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर खंड्रे को एक पत्र भेजा जिसमें प्रस्तावित माफी के कानूनी कारक की ओर इशारा किया गया। वाइल्ड लाइफ फर्स्ट के ट्रस्टी प्रवीण भार्गव ने 11 जनवरी 2024 को लिखे एक पत्र में कहा कि पशु वस्तुओं और ट्रॉफियों को सरेंडर करने के लिए प्रस्तावित माफी योजना कानून के अनुरूप नहीं हो सकती है। 1720/2023 में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले SLP संख्या 15232/2020 के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि फैसले के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वन्यजीव स्टॉक नियम 2003 की घोषणा की समय अवधि 2003 में समाप्त हो गई है। यह 1973 में इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य नियम को ओवरराइड करता है। 2022 में हाल के संशोधन के किसी भी पशु लेख को घोषित करने का कोई नया अवसर प्रदान नहीं किया है। इसके विपरीत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में नई सम्मिलितता धारा 42A उन पशु वस्तुओं या ट्रॉफियों को आत्मसमर्पण का प्रावधान करती हैं, जो स्वामित्व प्रमाण पत्र के तहत कानूनी रूप से रखी गई हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं संयोजक पद का प्रस्ताव नीतीश कुमार को दिया गया, लेकिन उन्होंने ये पद लेने से इनकार कर दिया है। अब ममता बनर्जी से चर्चा के बाद संयोजक पद का फैसला किया जाएगा। बता दें कि इंडी गठबंधन की बैठक में 10 पार्टियां शामिल हुई हैं। नीतीश ने कहा कि मेरी किसी पद में दिलचस्पी नहीं है, कांग्रेस से ही संयोजक बनाना चाहिए। गौरतलब है कि आज इंडी अलायंस की वर्चुअल बैठक हो रही है। इस बैठक की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एवं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार समेत अन्य नेता नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मौजूद हैं। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। बता दें कि बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि इस बैठक में सीट बंटवारे के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कुछ अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पशु कल्याण बोर्ड ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मकर संक्रांति के दौरान मुर्गों की लड़ाई रोकने के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स या पीईटीए इंडिया की एक शिकायत पर जारी की गई है। पीईटीए ने पशु कल्याण बोर्ड से शिकायत की थी कि देश में मुर्गों की लड़ाई पर प्रतिबंध के बावजूद अखाड़े बनाए गए हैं और मुर्गों को स्टेरॉयड और अल्कोहल दिया जा रहा है। बता दें कि देश में मुर्गों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है और ऐसा करना दंडनीय अपराध है। पीईटीए के मुताबिक भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एडब्ल्यूबीआई ने तुरंत आंध्र प्रदेश पशु कल्याण बोर्ड और तेलंगाना राज्य पशु कल्याण बोर्ड को एक पत्र जारी कर अधिकारियों को कानून के तहत उचित कार्यवाही करने और कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बता दें कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(m), 2 और n के तहत मुर्गों की लड़ाई निषिद्ध है। पीईटीए इंडिया ने भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य पुलिस को पत्र भेजकर कार्यवाही का आग्रह किया और जब्त किए गए पक्षियों को लेने की पेशकश की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शनिवार को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद खबर आई है कि गठबंधन का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। वहीं जब संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार का नाम सामने आया तो उन्होंने यह पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ दलों ने लालू के नाम का प्रस्ताव दिया। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर ऐसा है लालू जी को ही बना दीजिए ना। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक के बाद नाराज चल रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ हो रहा है उससे उन्हें दुख हो रहा है। जीतन राम मांझी ने लिखा, जब किसी को राजा बनाने का सपना दिखाकर सेनापति बनाया जाएगा तो वह सेनापति क्यों बनेगा। उन्होंने कहा कि जवाब तो लालू जी को देना चाहिए कि आखिर वो नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जीतन राम ने लिखा, अच्छा भला आदमी को सपना दिखाकर कैसा बना दिया है ये सब लोग, हम बहुत दुखी हैं। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, संयोजक बनना मीडिया का एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमारे नेता विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। पूरा देश हमारे नेता को विपक्ष के नेता के तौर पर देख रहा है। पूरा देश उम्मीद और विश्वास के साथ उनकी ओर देख रहा है। उमेश कुशवाहा ने कहा, हमारे नेता का संयोजक बनने का एजेंडा नहीं है, हमारा एक ही एजेंडा है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। इंडिया गठबंधन बड़ा आकार ले रहा है, जिसको लेकर भाजपा को बेचैनी हो रही है। उनकी नींद हराम हो गई है। बीजेपी वालों को जनता सबक सिखाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। पार्टी के इस फैसले की चारों तरफ से आलोचना हो रही है। बीजेपी समेत कई अन्य दलों के नेता भी कांग्रेस के इस रुख की आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेता ही आलाकमान के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अब इसके बाद राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने के लिए बहाने बना रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में सब कुछ शास्त्रों और मर्यादाओं के अनुसार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण अधूरा है और ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, तो वह गलत है। आचार्य ने कहा कि सब कुछ शास्त्रों के अनुसार किया गया है। कांग्रेस समारोह में शामिल न होने के लिए केवल बहाने दे रही है। वहीं अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों के शामिल नहीं होने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, हम शंकराचार्यों के दृष्टिकोण और विचारों पर सवाल नहीं उठा सकते। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। वहीं राम मंदिर का कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने पर उन्होंने कहा, राजनीति और धर्मनीति है। भाजपा ने भगवान राम को अपना बना लिया और आज उनके पास उनके भगवान राम हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल 6 दिसंबर को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने के जघन्य आपराधिक कृत्य के बारे में बात नहीं कर रहा है। ओवैसी ने कहा, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन उनके पिता का सपना था। मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रीय गौरव का विषय था, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल 6 दिसंबर को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने के जघन्य आपराधिक कृत्य के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब पूरी बातचीत इस बारे में है कि वे इसमें शामिल होंगे या नहीं। ओवैसी ने कहा, भारतीय मुसलमानों के लिए संदेश स्पष्ट है। आज के भारत में हमसे अपनी औकात जानने की अपेक्षा की जाती है। हमसे चुपचाप सहमति जताने की उम्मीद की जाती है। अमेरिका में तांडवकारी तूफान ने चारों ओर तबाही मचा दी है। तूफान इतना अधिक शक्तिशाली था कि हजारों मकानों की छतों को और घरों के सामानों के साथ उड़ा ले गया। हजारों पेड़ पौधे उखड़ गए और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हजारों वाहन पानी में डूब चुके हैं और अपने स्थान से सैकड़ों फीट दूर उड़कर पहुंच गए हैं। इस शक्तिशाली तूफान के चलते अमेरिका में 2000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 2400 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। अमेरिका में फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightaway.com के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट दी गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश में शीतकालीन तूफान आने के बाद मिडवेस्ट और साउथ में उड़ानों में देरी और रद्दीकरण के कारण सैकड़ों यात्री अमेरिकी हवाई अड्डे पर फंसे हुए थे। शिकागो के ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली 36% उड़ानों में लगभग 40% उड़ानें रद्द की गई और शिकागो मिडवे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने वाली और आने वाली दोनों उड़ानों में से लगभग 60% रद्द कर दी गई हैं। इस बीच अन्य प्रभावित हवाई अड्डों में डेनवर इंटरनेशनल और मिल्वॉकी मिशेल इंटरनेशनल शामिल हैं। लाल सागर में आतंक का पर्याय बने यमन के हुती विद्रोहियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हुती विद्रोहियों के सभी ठिकानों पर इंग्लैंड और अमेरिकी जबरदस्त स्ट्राइक कर रहे हैं। इससे यमन में अफरा तफरी मच गई है। अमेरिकी सेना ने शनिवार सुबह यमन में हुती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक और स्थान पर भयानक हमला किया। अमेरिका के दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यमन की राजधानी सना में एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने तेज धमाके की आवाज सुनी। एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका और ब्रिटेन ने हुती विद्रोहियों के इस्तेमाल वाले स्थानों को निशाना बनाया था। इनमें 28 स्थानों में 60 ठिकानों पर हमला किया गया। हुती विद्रोहियों पर अगले 72 घंटे में कई और बड़े हमले होने तय हैं। यह वक्त यमन के अमन पर भारी पड़ने वाला है। यमन के आसपास के इलाकों से दूर रहने की शुक्रवार को चेतावनी दी। यह चेतावनी तब दी गई थी जब यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी नीत हमलों का बदला लेने का आह्वान किया, जिससे गाजा में इजरायल के युद्ध के अलावा एक और वृद्ध संघर्ष शुरू होने का खतरा बढ़ गया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। वेंकटेश्वर शरणार्थी दीक्षा कार्यक्रम के तहत यदि लक्ष्मी आश्रम देवगिरी महाराज के नेतृत्व वाली पदयात्रा बीदर पहुंची। डॉक्टर जी का कहना है कि शीर्ष अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि कर्नाटक के मंत्री लोकसभा चुनाव में असफल होते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार से कर्नाटक में मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया। ईडी गठबंधन की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे बने अध्यक्ष। ममता से चर्चा के बाद होगा संयोजक का ऐलान। बैन के बावजूद मकर संक्रांति पर होती है मुर्गों की लड़ाई, पशु कल्याण बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।